नमस्कार, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी देश भर में मची होली की धूम की, असम में चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस की, जानेंगे बंगाल में ममता बनर्जी का क्या है दावा, महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी क्यों हुए आमने सामने, दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई में कैसे कमजोर पड़ रहे हैं केजरीवाल, और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई के रंग की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पलानीस्वामी पर किए गए व्यक्तिगत कमेंट के बाद ए राजा ने मांगी माफी, कहा उन्हें रोता देख दुख पहुंचा। ए राजा के बयान की हुई थी चौतरफा आलोचना। चुनाव आयोग पहुंची टीएमसी की मांग, बीजेपी शासित राज्यों के पुलिस कर्मियों की पश्चिम बंगाल चुनावों में न हो तैनाती, बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस पर टीएमसी को नहीं है भरोसा। मंगलवार को केरल में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, 2 दिन करेंगी चुनाव प्रचार। 6 अप्रैल को होना है केरल में विधानसभा चुनाव। त्रिवेंद्रम, कोल्लम और त्रिशूर में प्रियंका का होगा रोड शो। और मंगलवार को पुडुचेरी का दौरा करेंगे पीएम मोदी, चुनाव प्रचार कर जुटाएंगे एनडीए के लिए समर्थन। पुडुचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को होना है मतदान। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। रंगों का पर्व होली आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समय देश में संक्रमण ने रफ्तार पकड़ रखी है, लेकिन लोगों की उमंग पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। शहर शहर होली का सुरूर लोगों के सिर चढ़कर बोलता हुआ दिखाई दिया। कई राज्यों में प्रदेश सरकारों ने होली पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया था। तो देखते हैं कैसी रही देश में होली की धूम। तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य मुसीबत होली के रंगों को फीका कर पाई। धर्मनगरी उज्जैन में इस बार भी महाकाल के दरबार में होली का उत्सव मनाया गया, जहां संध्या आरती में पांडे पुजारियों ने महाकाल के साथ होली खेली। वहीं काशी में पहली बार होली के दिन हजारों लोग गंगा स्नान नहीं कर पाए। काशी के इतिहास में ये पहला मौका था जब काशी के लोग होली खेलने के बाद गंगा स्नान नहीं कर पाए। नाव से गंगा पार जाने पर भी प्रतिबंध रहा। होली के मौके पर ब्रज में होली के चलते कार्यक्रमों में बदलाव किए गए। वृंदावन में प्रतिवर्ष होने वाली विधवाओं की होली इस बार रद्द कर दी गई। सीमावर्ती गौरीफंटा से सटे नेपाल के शहर धनगढ़ी में हर साल होली पर दोनों देशों के नागरिक साझा होली खेलते हैं, लेकिन इस बार महामारी के चलते पहली बार भारत नेपाल के बीच से यह आयोजन रद्द कर दिया गया। उत्तराखंड के श्री पंचायत अखाड़ा निरंजनी में इस बार महामारी के कारण रंगों की होली नहीं खेली गई। भोपाल में होलिका दहन का 100 साल का इतिहास बदल गया। अभी तक होलिका दहन रात में होता था, लेकिन इस बार महामारी के चलते सुबह 6:15 पर किया गया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में होली खेलने की एक खास परंपरा है, जिसमें जिले के कुछ लोग मिलकर घर घर में भगवान की पालकी ले जाते हैं, लेकिन इस बार महामारी के चलते इस पर प्रशासन की ओर से पाबंदी लगा दी गई। इस बीच होलिका दहन के दिन मुंबई के जुहू बीच पर काफी संख्या में लोग दिखाई दिए। गुजरात में महामारी के मामलों को देखते हुए होली के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी में होलिका दहन की अनुमति जरूर दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होली को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। असम के डिब्रूगढ़ में भगवान कृष्ण के भक्तों ने होली के अवसर पर जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में होली के अवसर पर लोगों ने जमकर रंग गुलाल खेलकर उत्सव मनाया। धार्मिक गीतों और भजनों की धुन पर भक्त जमकर नाचे। हालांकि होली को लेकर सभी राज्यों में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बार बार चेताया कि सरकार की तरफ से तय प्रोटोकॉल के तहत ही त्योहार को मनाया जाए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भी महामारी के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखा जाए। होली की धूम तो पूरे देश में मची हुई है, लेकिन होली की धूम के बीच असम के समाचार पत्रों में बीजेपी के एक विज्ञापन की धूम भी दिखाई दी। दरअसल बीजेपी ने अपना विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया। पहली नजर में तो ये विज्ञापन नहीं खबर लग रही थी। अब कांग्रेस गुस्से में है, वो चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है। तो आखिर क्या है इस खबरनुमा विज्ञापन में, जिसे कांग्रेस चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है? देखिए ये रिपोर्ट। असम में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपना रही है। उसकी नजर असम में सत्ता पर है, और सत्ता कैसे हासिल की जा सकती है ये शायद बीजेपी को पता है। तभी तो चुनाव परिणाम आने से पहले ही अखबारों में खबर लग रही है कि बीजेपी स्वीप कर रही है। सभी सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, लेकिन चौंकिएगा नहीं, ये खबर अखबार में प्रकाशित जरूर हुई है, लेकिन इसे लिखा है बीजेपी के विज्ञापन सेल ने। जी हाँ, बीजेपी ने अखबारों में विज्ञापन की शक्ल में खबर ही छपवा दी। इसके बाद असम में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने कथित रूप से खबर के रूप में विज्ञापन छपवाने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास और 8 प्रमुख समाचार पत्रों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। असम में पहले चरण में 47 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग हुई थी।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत करते हुए भारतीय जनता पार्टी और समाचार पत्रों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। चुनाव आयोग ने भी जांच के निर्देश दिए हैं। बीजेपी के विज्ञापन को लेकर असम कांग्रेस प्रदेश कमेटी के विधि विभाग के अध्यक्ष नीरन वोरा ने कहा, मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश इकाई के प्रमुख तथा पार्टी के अन्य सदस्यों ने दूसरे और तीसरे चरण के मतदाताओं को प्रभावित करने की पूर्व नियोजित रणनीति के तहत जानबूझकर विभिन्न समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर समाचार के रूप में विज्ञापन दिया, जिसमें दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ऊपरी असम की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। विज्ञापन को समाचार के रूप में दिखाया गया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंस गई है। अखबारों में विज्ञापन को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश साफ हैं कि किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित कराने से पहले उसकी मंजूरी लेनी जरूरी है। आयोग ऐसे किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित करने की इजाजत नहीं देता जिससे शांति भंग हो या भ्रामक हो। असम में बीजेपी ने अपने विज्ञापन में सभी सीटें जीत लीं। पश्चिम बंगाल में भी गृह मंत्री बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में बीजेपी की राह मुश्किल दिख रही है। ममता बनर्जी ने शाह के दावे पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ाई अब नंदीग्राम में शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि ममता अब 1 अप्रैल तक नंदीग्राम में ही रहेंगी। यहाँ उनका मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है। तो क्या है बंगाल का हाल, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 30 सीटों पर 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। कल शाम को इन सीटों पर प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। पहले चरण की वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पहले चरण की 30 में से 26 और बंगाल की सभी 294 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय तो अमित शाह से 2 कदम आगे निकल गए। विजयवर्गीय ने दावा किया कि पहले चरण में टीएमसी के लोग बूथों को अपने अधिकार में नहीं ले पाए, जिस कारण यदि बीजेपी सभी 30 सीटें भी जीत जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। शाह के बयान पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि ईवीएम से क्या निकलेगा ये शाह को क्या पहले से पता है। उन्होंने ईवीएम के अंदर घुसकर देख लिया है कि किसे कितनी सीटें मिल रही हैं। ममता ने कहा कि एक नेता ने आज दावा किया कि उनकी पार्टी पहले चरण के चुनाव में 26 सीटें जीतेगी। उन्होंने 4 सीटें भी क्यों छोड़ दी? आखिरकार वो पूरी 30 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा क्यों नहीं ठोक रहे हैं? क्या वे सीटें कांग्रेस और सीपीएम के लिए छोड़ दी हैं? बीजेपी को एक बड़ा सा रसगुल्ला मिलेगा। पहले चरण में 84% मतदान हुआ। मैं अंदाजा लगा सकती हूं कि लोगों ने हमारे पक्ष में दिया है। ममता बनर्जी ने शाह के दावे का जवाब देने के साथ ही नंदीग्राम में रोड शो भी किया। पहली बार ममता ने व्हील चेयर पर बैठकर यह रोड शो किया, जिसमें टीएमसी समर्थकों का हुजूम दिखाई दिया। ममता अब 1 अप्रैल तक नंदीग्राम में ही रहेंगी। दूसरी ओर कल नंदीग्राम में अमित शाह का भी रोड शो है। अब बंगाल में किसका दावा सही साबित होगा, ममता का या अमित शाह का? ये 2 मई को सामने आ जाएगा। दावे केरल विधानसभा चुनावों में भी हो रहे हैं। बीजेपी की ओर से दावा है कि इस बार उसे 30 से 40 सीटें मिलेंगी और केरल में नागरिकता कानून लागू होगा। लेकिन बीजेपी के दावे को लेफ्ट में पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो क्या कहा है लेफ्ट ने, देखिए रिपोर्ट। दक्षिण राज्य केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ सत्तारूढ़ लेफ्ट गठबंधन और विपक्षी कांग्रेस के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है, जबकि चुनाव में दूर दूर तक बीजेपी का नाम नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी दक्षिण में लेफ्ट के एकमात्र किले में सेंधमारी के लिए जोर आजमाइश कर रही है। यहाँ जनता को रिझाने के लिए उसके पास न विकास का मुद्दा है, न ही रोजगार का। इसीलिए वो यहाँ नागरिकता के मुद्दे को हवा देकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के सपने देख रही है। यही वजह है कि वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनावों में जनता से किए गए वादों को पूरा किया है और अब हम नागरिकता पर किया गया वादा भी पूरा करेंगे। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि प्रदेश के लोग कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कुप्रबंधन से थक चुके हैं। केरल के लोग विकास और अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं। वे विकास, प्रगति और रोजगार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पर्यटन बढ़े। यहाँ के लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर हम केरल में नागरिकता कानून लागू करेंगे। इससे केरल में रहने वाले देश के किसी भी समुदाय के नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के इस वादे की हवा निकालते हुए कोझिकोड जिले के पुरामेरी में एलडीएफ की एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि केरल में नागरिकता कानून को लागू नहीं किया जाएगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि केरल में कानून लागू नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री समेत केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि कानून को लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने संघ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सभी लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, ये देश का भला नहीं चाहते हैं। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के दावे से साफ है कि सूबे में नागरिकता का मुद्दा जमकर गूंज रहा है।
चुनावी राज्यों में बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार अब कुछ ही दिन में चली जाएगी। बीजेपी के दावे का शिवसेना ने जवाब दिया है। तो क्यों बीजेपी महाराष्ट्र सरकार के जाने का कर रही है दावा और क्या कहा शिवसेना सांसद संजय राउत ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि गठबंधन में कोई तकरार नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन नेताओं के बयान इस बात को बयां कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनबन जरूर है। तभी तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने की महज खबरों के बीच ही कांग्रेस ने एनसीपी को आड़े हाथों ले लिया, जबकि एनसीपी इस मीटिंग की खबरों को खारिज कर रही है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पूछा कि अगर गृह मंत्री देश के किसी बड़े नेता से मिल रहे हैं तो ये देश को बताना चाहिए, ये जानना देश की जनता का हक बनता है। वहीं कांग्रेस के इस सवाल से इतर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने गुप्त मुलाकात की कथित खबरों को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि गुजरात के एक न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि शरद पवार साहब और प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह से मुलाकात की। पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं, ऐसी कोई भी मुलाकात दोनों के बीच नहीं हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी मुलाकात को लेकर अफवाह फैला रही है, दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई है। शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल जयपुर से सीधे मुंबई आए थे। दरअसल मुलाकात की खबरें तब से चल रही हैं जब से एनसीपी के 2 बड़े नेता शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल शुक्रवार शाम अहमदाबाद पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों गांधीनगर गए। माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं ने गांधीनगर में कुछ गुप्त मुलाकातें की। इसे लेकर जहां बीजेपी गठबंधन में तकरार बता रही है, तो वहीं एनसीपी उनके अरमानों पर पानी फेर रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की रणनीति बीजेपी बना रही है, जिसमें अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है। वैसे 2 दशक से बीजेपी दिल्ली में भी अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनावों में हर बार उसे हार मिलती है। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार की रणनीति से दिल्ली सरकार मुश्किलों में आ गई है। तो क्या रणनीति अपनाई है बीजेपी ने जिससे मुश्किल में आ गई है दिल्ली सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने संसद के बजट सत्र में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 यानी GNCT बिल को मंजूरी दे दी थी। ये विधेयक 22 मार्च को लोकसभा से और 24 मार्च को राज्यसभा से पास किया गया था और अब राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी मुहर लगवा दी है, यानी अब GNCT बिल कानून बन गया है। इसके बाद दिल्ली में उपराज्यपाल बेहद ताकतवर हो गए हैं। सीधे सीधे कहें तो दिल्ली में सरकार का मतलब अब उपराज्यपाल होगा। दिल्ली की सरकार, जिसका दर्जा अब शहर की सरकार से भी कम का हो गया है, उसे अपने किसी भी फैसले को लागू करने से पहले उपराज्यपाल को बताना होगा, साथ ही उनकी सलाह भी लेनी होगी। बिना उपराज्यपाल की सलाह के दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर सकेगी। उपराज्यपाल की सलाह सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यदि उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच किसी मामले पर विचारों में भिन्नता है तो उपराज्यपाल उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। यानी साफ है कि यदि एलजी को दिल्ली सरकार का प्रस्ताव पसंद नहीं है तो सरकार उसे लागू नहीं कर सकती और फैसला राष्ट्रपति के हाथ होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले से ही इस विधेयक का विरोध कर रहे थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तो इस बिल को केंद्र सरकार की हताशा बताया। सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार से अधिकार लेकर एलजी को सौंप दिया गया। विडंबना देखिए, संसद का इस्तेमाल लोकतंत्र को दबाने के लिए किया गया, जिसे हमारे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। दिल्ली के लोग केंद्र के इस फैसले के खिलाफ लड़ेंगे। दिल्ली में पिछले 2 दशक से अधिक समय से बीजेपी विपक्ष में है और आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली की जनता का भरोसा न जीत पाने के कारण बीजेपी ने ये रास्ता चुना है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई के नए रंग की। बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता को राहत मिलती नहीं दिख रही है। लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही महंगाई काबू में होगी और चैन की सांस लेने को मिलेगी, लेकिन हर महीने ये महंगाई आसमान को छू जाती है। मार्च के महीने में भी लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तेल के साथ साथ बढ़ते दालों के दाम ने भी लोगों का दम निकाल दिया है। महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अब जनता खाए तो क्या खाए, इस सवाल ने जनता के स्वाद को बिगाड़ दिया है, क्योंकि एक तरफ रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई तो वहीं तेल के दाम भी आसमान पर हैं और दालें भी सेंचुरी लगा चुकी हैं। आलम यह है कि 15 किलो सरसों के तेल की कीमत 2000 रुपए के पार पहुंच गई है, जबकि दालों के दाम भी 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि थोक बाजार में सरसों के 15 किलो वाले डब्बे की कीमत 2000 से 2250 रुपए तक हो गई है, जबकि बीते साल दिसंबर तक सरसों के तेल की कीमत 1300 से 1500 रुपए के बीच थी। ऐसे ही रिफाइंड के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। 1500 रुपए में मिलने वाले 15 किलो रिफाइंड के डिब्बे की कीमत 2100 रुपए से लेकर 2270 रुपए तक हो गई है, जबकि बाजार में पहुंचकर तेल के दामों में 10% का इजाफा और हो जाता है। दरअसल 70% खाने वाला तेल मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है।
जबकि सोयाबीन ब्राजील और अर्जेंटीना, रिफाइंड सनफ्लावर यूक्रेन और रूस से मंगाया जाता है। बदलते मौसम के चलते इन सभी देशों में सरसों की फसल कम होने से दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ही व्यापारियों का कहना है कि सभी दालों के दामों में भी 20 से 30 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इस महंगाई ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।